हेलो बच्चों, तो इस नीट 2027 की जर्नी में सेल हम पढ़ रहे थे और सेल में आज है हमारा लेक्चर नंबर 7 और इसमें मैं आज पढ़ाने वाली हूँ आपको डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, यानी कि हम बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उन सबकी हम बात करेंगे, डिटेल में कंसेप्ट को समझेंगे कि कभी भूलो ही ना। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के बारे में बहुत सारी बातें कॉमन है, उन्हें एंडोसिम्बायोटिक सिम्बायोट थ्योरी से भी समझने की कोशिश करेंगे। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स ये दो ऐसे ऑर्गेनल हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। पहली बात तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे गर्ल सिस्टम की बात कर रहे थे, जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की बात कर रहे थे, वो पूरा का पूरा कैसा था, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड था, यानी कि एक ही मेम्ब्रेन उनके बाहर मिलती थी, चाहे वो गोल्गी एपेरेटस है, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे वो लाइसोसोम्स हो, वैक्यूल्स हो, कुछ भी हो, वो सब जो थे वो एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की हम बात कर रहे थे। हालांकि अभी माइक्रोबॉडीज बाकी हैं, बट माइक्रोबॉडीज क्योंकि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, इसलिए उनको मैंने अभी यहाँ कवर नहीं किया। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एंड राइबोसोम्स वी विल डिस्कस माइक्रोबॉडीज। ठीक है, अच्छा आज बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को आप सबको एक बात तो दिमाग में आ जाती है, इवन जो नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड से ना उनके दिमाग में भी आ जाता है, बेटा माइटोकॉन्ड्रिया बोलते ही एक बात तो दिमाग में आ जाती है, इट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये तो मुझे बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कह देते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कह देते हैं। लेकिन ये जो छोटा सा हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल है ना, जो सेल के लिए एनर्जी बना रहा है, वो ऐसे ही आसानी से दिखाई नहीं देता। बाकी के ऑर्गेनल्स को इजीली आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, बट माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व करने के लिए एक स्पेशल टाइप की लिविंग स्टेन, वाइटल स्टेन की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम है जेनस ग्रीन। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, एनसीईआरटी में इस चीज को हाइड करके लिखा है कि स्पेशली स्टेन्ड डाइज से इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको प्रॉपर तरीके से मेंशन कर लेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, ये तो मैं लिख ही देती हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बात तो तुम्हें छोटी क्लासेस से ही बिल्कुल रटी हुई है कि हम इसे क्या कह देते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कह देते हैं। अभी बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, ये कैसा ऑर्गेनली है, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है ना। ये कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। एक बात तो ये इसके बारे में हो गई। अच्छा, दूसरी चीज मैं अभी अभी जो कह रही थी कि इसको हम आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें स्पेशल टाइप की स्टेन की जरूरत पड़ती है, उसकी बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में पहला पॉइंट लिखेंगे कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। दूसरा, इट इज ऑब्जर्व्ड by the help of by the help of by the help of special वाइटल स्टेन। ध्यान देना बेटा, कैसी स्टेन है ये, वाइटल स्टेन है। यही एक ऐसा ऑर्गेनली है जो लिविंग स्टेन से ऑब्जर्व किया जाता है और किसी दूसरे ऑर्गेनल को लिविंग स्टेन से डाई करने के बाद फिर ऑब्जर्व नहीं किया जाता। सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया को वाइटल स्टेन की हेल्प से ऑब्जर्व करते हैं। तो इट इज ऑब्जर्व बाय द हेल्प ऑफ स्पेशल वाइटल स्टेन, दैट इज, क्या नाम है उसका, दैट इज जेनस ग्रीन। जेनस ग्रीन। आप कुछ अब तो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम पूछा जाता है, लेकिन अगर आप कुछ पुराने क्वेश्चन सॉल्व करोगे बेटा तो आप देखोगे कि डाई का नेम भी पीवाईक्यूज में आपको मिल जाएगा, बट वो पुराने एमसीक्यूज में मिलेगा, 2015 से पहले के एमसीक्यूज में। ठीक है, लेकिन आपको इतना तो याद रखना पड़ेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए आपको कौन सी स्टेन की जरूरत पड़ती है, लिविंग स्टेन की, वाइटल स्टेन की। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया जो, ये बात तो पता है अपने को कि कहाँ मिलने वाला है, यूकेरियोटिक सेल्स में मिलने वाला है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, वहां तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं होते, ये तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में तो नहीं मिलने वाला, बाकी के सारे यूकेरियोट्स में मिलेगा, लेकिन इसका जो नंबर है वो वेरी करता है फ्रॉम सेल टू सेल। देखो, ये क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है बेटा, एनर्जी बनाता है। तो क्या हर सेल को बराबर एक्टिविटी करनी पड़ती है क्या? क्या हर सेल को इक्वल अमाउंट में एनर्जी की नीड है? नहीं। ठीक है, हमारे जो ब्रेन सेल्स का फंक्शन है, या ब्रेन सेल्स को जितनी एनर्जी चाहिए, क्या मेरे हैंड के सेल को भी उतनी एनर्जी चाहिए? नहीं चाहिए। क्या मेरी किडनी की सेल्स को भी उतनी एनर्जी चाहिए? नहीं। सबके लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट अलग अलग है, इसीलिए हर सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी वेरी करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, इसका
नंबर तो वेरी करता ही है डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी रिक्वायरमेंट। जैसे अगर मैं बात करूं बर्ड्स में जो जो उनकी विंग्स हैं, जो फ्लाइट मसल्स हैं, जिनको उड़ना है, इतनी मेहनत करनी है, तो ऑब्वियसली उनमें क्या होगा, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत हाई होंगे। और ये एग्जांपल मैंने यहाँ क्यों मेंशन किया, क्योंकि विंग्स में जो फ्लाइट मसल्स जो होती हैं उनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं किसी भी नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल की कंपैरिजन में, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल यहाँ पर मेंशन करवाया। अदरवाइज आप सिंपल लैंग्वेज में इतना याद रख सकते हो कि जो जो सेल जितनी एक्टिव है उसमें उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई नंबर की। नंबर के अलावा बेटा इनका शेप एंड साइज भी वेरी करता है। एक एवरेज साइज और शेप की हम बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी में भी वही एवरेज करके भी दोनों चीजें मेंशन है। देखो यहाँ एवरेज डायमीटर भी मेंशन है और यहाँ पर भी 2 माइक्रोमीटर के अराउंड हम एवरेज लेंथ कह देते हैं, बट आपको 2 to 4 करके भी वैल्यूज मिलती हैं। और एनसीईआरटी में इसको 1 to 4 माइक्रोमीटर करके मेंशन किया है क्योंकि वो पूरा रेंज जो है उसमें बताया गया है। तो इसीलिए मैंने इसको एज इट इज एनसीईआरटी का डेटा यहाँ मेंशन कर दिया कि इसका साइज जो है वो वेरी करेगा, नंबर भी वेरी कर रहा है, साइज भी, शेप भी वेरी कर, अच्छा शेप तो फिक्स्ड है, सॉरी, साइज भी वेरी कर रहा है, लेंथ और डायमीटर वेरी कर रहा है, लेकिन जो शेप है वो कैसी होती है, सिलिंड्रिकल या सॉसेज शेप्ड होती है। ये कौन सी शेप होती है, ये जैसे आपने खाया होगा ना हॉट डॉग जो होता है, बिल्कुल वैसा ही सिलिंड्रिकल इस टाइप की जो है ना वो शेप इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की हमें देखने को मिलती है। अब अगली बात आती है कि ये तो बात होगी इसकी शेप एंड साइज की, यहीं पर मैं नंबर वाला पॉइंट भी लिख देती हूँ कि its number varies from cell to cell depending on एनर्जी रिक्वायरमेंट या एटीपी रिक्वायरमेंट। हमें पता है ना पावर हाउस ऑफ द सेल तो ये हो गया, लेकिन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या है, एटीपी। तो डिपेंडिंग ऑन एटीपी रिक्वायरमेंट या एनर्जी रिक्वायरमेंट, एक ही बात है बेटा, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बेसिस पर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी करेगा। अच्छा, ये जनरल इंट्रोडक्टरी पॉइंट हो गया कि इसका शेप जो होता है वो सिलिंड्रिकल शेप या सॉसेज शेप हो जाएगा। इसका जो साइज है वो वेरी करेगा, इसका डायमीटर जो होगा वो 0.2 to 1 माइक्रोमीटर हो सकता है, इसकी जो लेंथ है वो 1 to 4.1 माइक्रोमीटर तक हो सकती है, और इसका नंबर वेरी कर रहा है, शेप जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये तो जनरल पॉइंट्स हो गए, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है और हर एक यूकैरियोटिक सेल में मिल रहा है, लेकिन इसको ऑब्जर्व करने के लिए एक स्पेशल टाइप की वाइटल स्टेन की जरूरत पड़ रही है, दैट इज जेनस ग्रीन। अब आगे बढ़ते हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अगर मैं बेटा स्ट्रक्चर की बात करूं तो मुझे पता है कि ये कैसा ऑर्गेनली है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। अब ये जो डायग्राम यहाँ पर दे रखा है ना, ये एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने पेस्ट किया हुआ है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि क्या क्या चीजें मेंशन है, हम खुद से भी ड्रॉ करेंगे। आउटर मेम्ब्रेन मेंशन है, इनर मेम्ब्रेन मेंशन है, और आप देख रहे हो कि आउटर मेम्ब्रेन तो बेटा कॉन्टिन्यूअस है ना, कॉन्टिन्यूअस है, जबकि हम देख पा रहे हैं कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, इनर मेम्ब्रेन इस तरीके से इनफोल्डिंग शो कर रही है ना, इनफोल्डिंग शो कर रही है, और इन्हीं इनफोल्डिंग्स को कह दिया गया है क्या, क्रिस्टा या क्रिस्टाई, सिंगुलर फॉर्म में क्रिस्टा, प्लूरल फॉर्म में क्रिस्टे बोल सकते हैं। और इसके अंदर जो ये ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है ये पूरा, ये क्या है, दिस इज मैट्रिक्स, जो फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ है उसमें क्या होगा उसकी बात करेंगे। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को कह दिया है बेटा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोल सकते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, मैं आपको हाथ से ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि क्या क्या चीजें और हम उसमें इजीली डायग्राम के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को मैं कुछ इस टाइप का बनाने वाली हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और लाइक दिस, इस तरीके का सॉसेज शेप दिखाई देगा, या यू कैन से सिलिंड्रिकल शेप जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का हमें दिखाई देने वाला है। ये सपोज मैंने ड्रॉ कर दी क्या, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब मैं इसके अंदर बनाने वाली हूँ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और जैसे कि हमने अभी देखा कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें इस टाइप की बच्चे इनफोल्डिंग्स मिल रही हैं। अब इन इनफोल्डिंग्स को देख के बेटा एक बात तो समझ में आ रही है कि ये क्या कर रही है, सरफेस एरिया तो बढ़ा ही रही है, इतनी बात तो समझ में आ रही है। देखो बेटा स्ट्रक्चर सही रहा, इसके साथ साथ ही फंक्शन और भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। स्ट्रक्चर ही सब कुछ है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो इसको मिस मत करिए। देखो ये जो है ना, दिस इज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, मैं साथ के साथ लेबलिंग भी कर रही हूँ, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद ये जो दूसरी वाली लेयर है, दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, है ना, ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल, अच्छा मैं एमटी लिख दे रही हूँ शॉर्ट में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन।
और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो बच्चे स्पेस है ना, ये वाला, दिस स्पेस, ये वाला, यहां से लेके यहां तक ये वाला जो स्पेस है ना, इसको हम कह देते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस, है ना। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कह सकते हैं आप, और इट इज ऑल्सो नोन एज पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस और पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस, इंटर माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस या पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर बेटा जो फ्लूइड भरा हुआ है, जो लिक्विड यहाँ पर भरा हुआ है, उसे हम कह देते हैं मैट्रिक्स। दिस फ्लूइड इनसाइड द इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इस लिक्विड को क्या कह दे रहे हो बेटा? दिस इज मैट्रिक्स। रट गया ना आपको? और देखो एक बात मैं आपको सरप्राइजिंगली बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है उसी को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स एक कॉमन वर्ड है, कई बार आपको और भी जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जो फ्लूइड भरा हुआ है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अच्छा, ऐसा नहीं है बेटा कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस नहीं होता, उसके बीच में भी स्पेस होता है। और इस स्पेस की क्या खासियत है, इसमें और अंदर वाले स्पेस के फ्लूइड में, इस बाहर वाले फ्लूइड में और अंदर वाले फ्लूइड में क्या अंतर है, इसकी भी हम बात करेंगे। मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताऊंगी कि इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है बेटा। तो डन, ये है इनर मेम्ब्रेन स्पेस, उसके अंदर भी कुछ फ्लूइड है, मैट्रिक्स के अंदर भी कुछ फ्लूइड है। मैंने दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए एक को व्हाइट व्हाइट डॉट से बनाया और दूसरे को ब्लू डॉट से बनाया है, ठीक है। अब जो इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ है ना बेटा, इसकी बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक तो डीएनए प्रेजेंट होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, इन दोनों के बारे में एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स बोलते हैं, और इनके बारे में एक एंडोसिमेंट थ्योरी भी मैं आपको बताऊंगी आज की क्लास में। तो ये जो है ना, इस माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है क्या? सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और किसी ऑर्गेनली के अंदर, माइट्रोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स के अलावा और किसी ऑर्गेनली के अंदर आप ये नहीं देखोगे, सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो मैम ये तो कुछ कुछ प्रोकैरियोट जैसा लग रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल आप सही कैच कर रहे हो, वही एंडोसिमेंट थ्योरी है कि उसके भी तो मेम्ब्रेन के अंदर क्या हुआ था, साइटोप्लाज्म में, यहाँ हम उसे मैट्रिक्स कह दे रहे हैं, वहां साइटोप्लाज्म में ऐसी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पड़ा हुआ था। ऐसे ही माइट्रोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के भी मैट्रिक्स के अंदर, या स्ट्रोमा, प्लास्टिड की बात करूंगी तो उसे स्ट्रोमा कह देंगे, उसके अंदर भी ऐसा ही नेकेड फॉर्म में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पड़ा होता है। और ये एक वन ऑफ द प्रॉपर्टी है जो मैच करती है विद प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी जो प्रोकैरियोटिक सेल से मैच करेगी इन ऑर्गेनल्स की, वो ये है कि इसमें राइबोसोम्स मिलते हैं, और वो भी बिल्कुल कैसे, बिल्कुल वैसे ही जो किसमें मिल रहे थे, जो मिल रहे थे बेटा प्रोकैरियोटिक सेल में। यानी कि कौन से टाइप के, आपको याद आ गया कौन से टाइप के राइबोसोम मिलते थे? मैंने ऐसे ही बस डॉट्स दिखा दी क्योंकि छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं। तो ये जो रेड कलर से मैंने डॉट्स बनाएंगे, ये क्या है? दिस इज 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स, ये भी मैट्रिक्स के अंदर ही मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या मिलेगा? कुछ एंजाइम्स मिलेंगे बेटा, है ना। और ये एंजाइम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दीज एंजाइम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, क्रेब्स साइकिल। तो ये हैं एंजाइम्स जो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्रेब्स साइकिल के लिए, या यू कैन से टीसीए साइकिल के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। अब एक और, अच्छा इसमें कुछ कुछ बेटा थोड़ी बहुत ना एंजाइम्स और प्रोटीन भी बना सकते हो आप, चाहो तो ये बना दी सपोज मैंने प्रोटीन, तो एंजाइम और प्रोटीन। अच्छा, इसके अलावा आप ना थोड़े बहुत आरएनए के स्ट्रैंड भी दिखा सकते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत फ्री फॉर्म में आरएनए भी प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अधिकतर बच्चे इसको मिस कर देते हैं। यू कैन राइट कि इसमें छोटे छोटे स्ट्रैंड आरएनए के भी मिल सकते हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, दैट इज क्रिस्टाई, ठीक है। अच्छा, नॉट ऑक्सीजोम्स, क्रिस्टाई की तो मैंने ड्रॉ कर ही दी है, बस उसकी लेबलिंग नहीं की है। ये जो मैंने इनफोल्डिंग्स बनाई है ना इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की, दीज इनफोल्डिंग्स आर कॉल्ड क्रिस्टाई, या सिंगुलर फॉर्म में मैंने क्रिस्टा भी बोल सकते हैं। तो ये जो इनफोल्डिंग्स है, दिस इनफोल्डिंग है ना, ये जो इनफोल्डिंग है, ये इनफोल्डिंग क्या कहला रही है? क्रिस्टा, क्रिस्टा या क्रिस्टा है, जो भी आप लिख सकते हो, है ना। ये क्या है? मैं लिख देती हूँ, इनफोल्डिंग है। किसकी इनफोल्डिंग है? इनफोल्डिंग ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है क्रिस्टा। अब जो बनाने जा रही हूं मैं, इस क्रिस्टा के ऊपर जो सबसे स्पेशल स्ट्रक्चर है उसकी बात हम करने वाले हैं,
एंड दैट स्पेशल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड F0 F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीजोम्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स या फर्नांडिस एंड मोरान पार्टिकल्स। मैम कितने सारे नाम बता दिए, कंफ्यूज हो जाएंगे, डोंट वरी, इन सब को विद फंक्शंस हम समझेंगे और सब आपको याद हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला है फ्लो में, वैसे आप भी बोलोगे, ठीक है। पहले बना लेते हैं। देखो ये जो इन फोल्डिंग्स बनाई है ना बच्चे, इन पर इस टाइप के छोटे 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 पार्टिकल्स हमें ड्रॉ करने हैं। मेरे साथ साथ ही ड्रॉ करते जाइए ताकि आपका टाइम अलग से खर्च ना हो। तो आप, मैं देखो जहां जहां गैप मिल रहा है वहां बना रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जहां नहीं बना पाई वहां नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरे मेम्ब्रेन पर, थ्रू आउट दी मेम्ब्रेन, थ्रू आउट दी क्रिस्टा, पूरे इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर इस टाइप के पार्टिकल्स मिलने वाले हैं, इस टाइप के पार्टिकल्स मिलने वाले हैं, ठीक है, लाइक दिस। अब बना लीजिए, पूरे मेम्ब्रेन पर बना लीजिए बेटा, ये देखिए, ठीक है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए स्पीड अप करके भी आगे अपना बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें पूरी मेम्ब्रेन पर ये बनाने हैं पार्टिकल्स। ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 10 to 20 सेकंड का ही टाइम लगने वाला है। अगर आप मेरे साथ साथ बना रहे हैं तो आपको नीड नहीं है, ठीक है बेटा। और यही है वो, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यही है वो, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है ना जिन्हें हमें बनाने में टाइम लग रहा है, ये येलो कलर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, इनकी वजह से ही तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना फंक्शन कर पा रहा है। यही तो मेन वो चीज है जिससे वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहला रहा है, और इसकी वजह से ही एटीपी सिंथेसिस हो पा रही है। दिस इज, एक और नाम इसका जोड़ देते हैं, इसको एटीपी सिंथेज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स मैंने येलो कलर के बनाए ना पूरे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसको मैं यहां लिख रही हूं, इसको मैं यहां लिख रही हूं। दीज येलो अटैचमेंट्स आर कॉल्ड F0 F1 पार्टिकल्स, पहला नाम। दूसरा नाम, इनको F0 F1 पार्टिकल्स कह सकते हैं, इनको हम ऑक्सीजोम्स कह सकते हैं, और इनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। इनको हम एटीपी सिंथेज भी कह सकते हैं, एटीपी सिंथेज भी कह सकते हैं, सिंथेटेज भी कह सकते हो, सिंथेज भी कह सकते हो। और इनको हम फर्नांडिस, मोरान, फर्नांडिस एंड मोरान भी लगा सकते हो, पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। और फर्नांडिस की वजह से ही बेटा एफ लिया गया है यहाँ पर, है ना, F1 पार्टिकल्स, है ना, F0 F1 पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स है ना, यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर एटीपी सिंथेसिस। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इनकी वजह से ही क्या हो रहा है, एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है। तो अब लग रहा है ना ये सुंदर सा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो डायग्राम है ना, ये एक तरीके से काफी इंफॉर्मेटिव डायग्राम है, इससे हमें काफी चीजें क्लियर हो रही हैं। ये डायग्राम भी एनसीईआरटी का काफी अच्छा है, इसमें हमें 3D सेक्शन देखने को मिल रहा है, अंदर का व्यू समझ में आ रहा है किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया दिखता है। लेकिन कुछ चीजें इसमें लेबल्ड नहीं है, उसको मैंने डिटेल में यहाँ लेबलिंग कर दिया। अब हम इन्हीं को पढ़ेंगे भी, ठीक है। हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करेंगे विद फंक्शन, हम इनर मेम्ब्रेन की बात करेंगे, हम स्पेस की भी बात करेंगे, मैट्रिक्स की बात करेंगे, डीएनए, राइबोसोम्स, इन सब की हम स्टडी करने वाले हैं। और इनके स्ट्रक्चर को तो ऑब्वियसली कैसे भूल सकते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स को तो हमें डिटेल में पढ़ना ही है, ठीक है। तो जल्दी से इसको ड्रॉ कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में बना लेना। अगर आपने बना लिया है तो इससे अच्छी बात नहीं है, नहीं बनाया है तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लो। और साथ साथ अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक सारे लेक्चर्स मेरे रेगुलर पहुंचते रहें, ठीक है बेटा। चलो बढ़ जाऊं आगे। ये कंप्लीट हुआ स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आप एक एक करके इसके पार्ट्स को बढ़ते हैं। चलिए हेडिंग डालिए। पहले हम मेम्ब्रेनस पार्ट को पढ़ाती हूँ मैं आपको, है ना। देखो दो पार्ट में मैं इसको अच्छे से डिवाइड कर सकती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को। फर्स्ट वन इज मेम्ब्रेनस पार्ट, जिसमें मैं आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की बात करूंगी, और दूसरा है मैट्रिक्स। और तो सब कुछ बेटा किस में प्रेजेंट है, मैट्रिक्स में ही है ना। तो इस तरीके से भी हम इसको पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में ऐड कर रही हूँ, हेडिंग डालेंगे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, या एक कॉमन हेडिंग डाल लीजिए मेम्ब्रेनस पार्ट, मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा मैं माइटोकॉन्ड्रिया को शॉर्ट में एमटी लिख दे रही हूँ, ठीक है, कि जिसको कुछ नहीं आता उसको इतना तो पता ही होता है नींद में भी कि माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। अब देखो वो जो पावर हाउस ऑफ द सेल कहला रहा है ना, वो मेम्ब्रेनस पार्ट की वजह से ही कहला रहा है। क्यों, किसकी वजह से, लेकिन ध्यान रखना
आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की वजह से नहीं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की वजह से। और इनर के अंदर भी बेटा ये जो मैंने बनाया है ना स्पेशल स्ट्रक्चर, जो ये छोटे 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 डॉट्स बनाए हैं येलो कलर के, यही है वो मेन फैक्ट्री जहां से एटीपी बनने वाली है। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए, तो ये जो है ना आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये बहुत स्पेशल मेम्ब्रेन नहीं होती, एक हाईली परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो अधिकतर चीजों को अलाउ कर देती है और बहुत सेलेक्टिव नेचर की नहीं होगी। ज्यादातर पोर्शन इसमें लिपिड का होता है, प्रोटीन का कंपैरेटिवली कम होता है। आप देखोगे तो नॉर्मली लिपिड से प्रोटीन जाता है, बट कंपैरेटिवली जैसे इनर मेम्ब्रेन में अगर मैं बात करूं तो 80% प्रोटीन होती है, जबकि आउटर मेम्ब्रेन में थोड़ी कम होती है, 60% प्रोटीन प्रेजेंट होती है। लिपिड वहां ज्यादा होता है, 40% लिपिड होता है, और उस लिपिड की वजह से ही जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना, ये हाईली परमिएबल हो जाती है। जिसको थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, नीट में नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ आप कुछ एक एडवांस बुक्स अगर पढ़ोगे तो उसमें अगर आप चाहो तो अपनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए लिख सकते हो कि इसमें कार्डियोलिपिन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप कुछ एक्स्ट्रा बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कौन सा लिपिड पाया जाता है, बट मैं नोट्स में उसको मेंशन नहीं करूंगी क्योंकि हम बिल्कुल नीट स्पेसिफिक नोट्स यहाँ बनाने वाले हैं, एक्स्ट्रा बर्डन मैं आपके ऊपर नहीं डालूंगी। तो आउटर पहली मेम्ब्रेन लिखेंगे यहाँ पर, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन लिख लिया बेटा, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। हाँ जी, पहले तो यही लिख लो कि ये जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना, इट इज हाईली परमिएबल। कैसी होती है बेटा? इट इज हाईली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल बिल्कुल भी नहीं है, हाईली परमिएबल है, यानी कि साइज के बेसिस पर अधिकतर चीजों को ये क्या करने वाली है? अलाउ करने वाली। कहां से अलाउ करेगी? आउटसाइड द सेल नहीं, ऑब्वियसली कहां से अलाउ करेगी? साइटोप्लाज्म से। आप देखो हो क्या रहा है बेटा, यही तो सेल है ना, ये सेल है, यहाँ कहीं न्यूक्लियस होगा, है ना, ये कहीं न्यूक्लियस होगा और यहाँ कहीं क्लोरोप्लास्ट पड़ा हुआ है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो फ्लूइड आ रहा है वो कहां से आ रहा है? साइटोप्लाज्म से ही तो आ रहा है। यानी कि ये अधिकतर चीजें अगर साइटोप्लाज्म की अलाउ कर दे रही है तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, यानी कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, इसका कंपोजिशन ऑलमोस्ट सिमिलर होने वाला है किसके साथ? विद द साइटोप्लाज्म। अगली बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये क्या कर रही है? ज्यादातर चीजों को अलाउ कर रही है ना बेटा। जब ज्यादातर चीजों को अलाउ ही कर दे रही है साइटोप्लाज्म से, तो इसके और इसके कंपोजिशन में कोई खास अंतर नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है ना, वो हाईली परमेबल नहीं होती, वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है, और उसकी वजह से मैट्रिक्स का एनवायरनमेंट जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है साइटोप्लाज्म से। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हाईली परमेबल है, और इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस, ड्यू टू दिस जो इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट ऑफ पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, environment of perimitochondrial space is similar to किसके सिमिलर होने वाला है? सिमिलर टू साइटोप्लाज्म। ठीक है बेटा, सिमिलर टू साइटोप्लाज्म। डन। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसकी जो कंपोजिशन होती है ना, इसमें लिपिड्स कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, तो ऐसे लिख लो, इट इज कंपोज्ड ऑफ या कंपोज्ड ऑफ लगभग 40% लिपिड्स, जिसको लिखना है यही लिख लो, कार्डियोलिपिन्स होते हैं ज्यादा, ब्रैकेट में यू कैन राइट कार्डियोलिपिन्स, है ना, लिपिड्स, एंड ऑलमोस्ट 60% प्रोटीन। ठीक है, 60% इसमें प्रोटीन रहने वाली है। हाईली परमिएबल मेम्ब्रेन ये होती है, नॉन सेलेक्टिव नेचर की होती है। इतना ही जानना है बस इसके बारे में। ठीक है, दूसरी बात, सेकेंड मेम्ब्रेन की बात करते हैं, जो थोड़ी स्पेशल है, जिसमें हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, क्रिस्टा पढ़ेंगे, F0 F1 पार्टिकल्स पढ़ेंगे। सेकेंड मेम्ब्रेन हेडिंग डालिए इनर माइटोकॉन्ड्रियल। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बेटा बस इतना ही है। सेकेंड इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना, पहला पॉइंट तो इसके बारे में यही लिख दो कि इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, यानी कि ये सब कुछ अलाउ नहीं करेगी। दूसरा पॉइंट, सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर की है। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है आउटर मेम्ब्रेन की तरह, इट शोज सम इनफोल्डिंग्स, और वो इनफोल्डिंग्स जो है वो कहला रही है क्रिस्टा। और पहली बात तो इनफोल्डिंग से सरफेस एरिया बढ़ गया, ये तो बेसिक सा पॉइंट है कि भाई इनफोल्ड हुई है तो सरफेस एरिया तो बढ़ेगा ही, लेकिन सरफेस एरिया उसने क्यों बढ़ाया है? ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या अटैच हो सके?
ऑक्सीजोम्स, और उनकी वजह से ज्यादा क्या हो सके, एटीपी की सिंथेसिस। ठीक है, तो अगला पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे, इट शोज मैनी इनफोल्डिंग्स कॉल्ड, क्या कह दे रहे हो उन्हें, कॉल्ड क्रिस्टा। सिंगुलर फॉर्म में क्रिस्टा कह देंगे, प्लूरल फॉर्म में क्रिस्टाई, है ना, क्रिस्टा, मैं क्रिस्टे लिख देती हूँ। मैनी इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टे, है ना, जिन पर क्या अटैच है, विच आर एसोसिएटेड विद, किसके साथ अटैच है वो, विच आर एसोसिएटेड विद F0 F1 पार्टिकल्स। ठीक है, F0 F1 पार्टिकल्स, बहुत सारे नाम है F0 F1 पार्टिकल्स के, मैंने पीछे लिख दिए। F0 F1 पार्टिकल्स, फर्नांडिस मोरान पार्टिकल्स, ऑक्सीजोम्स, एटीपी सिंथेस, कुछ भी आप लिख सकते हो, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, वो उस पर अटैच होंगे। अच्छा, दूसरी चीज कि यही रिस्पॉन्सिबल है एटीपी सिंथेसिस के लिए, लेकिन उससे पहले मैं लिख देती हूँ कि इसके अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स मिलते हैं जो ईटीएस के लिए या क्रेब साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। स्पेशली सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज स्पेशल एंजाइम है जो मैट्रिक्स में ना मिलेगा क्रेब साइकिल का। ठीक है, जो ईटीएस का कॉम्प्लेक्स 2 भी बनाता है। आगे लिखते हैं, इट possess some enzymes for ETS. What is ETS? जिनको नहीं पता पूरा लिख लो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हम पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS एंड क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल लिख लो, या TCA साइकिल भी लिख सकते हो, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये हो गई। अच्छा, टीसीए के एंजाइम्स जो होते हैं ना, वो सारे के सारे मैट्रिक्स में मिलेंगे एक्सेप्ट वन, एक ही है जो मेम्ब्रेन में मिलेगा, तो मैं उसको यहां लिख देती हूँ कि क्रेब साइकिल का जो एंजाइम है ना, वो कौन सा है, दैट इज सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। इंपॉर्टेंट है बेटा, पीवाईक्यू है और एक से ज्यादा बार पूछा गया है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। मैं यहाँ क्वेश्चंस इसलिए कवर नहीं करा रही हूँ क्योंकि मुझे पूरा का पूरा थ्योरेटिकल कंटेंट आपको देना है, अदरवाइज मैं अगर साथ में एमसीक्यूज पेस्ट करूंगी उसके लिए मैं अलग सीरीज चलाऊंगी पीवाईक्यूज वाली, अदरवाइज मैं यहाँ से साथ में क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, सक्सीनेज डिहाइड्रोजिनेज एसडीएच, हम टाइम पर सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ सिर्फ थ्योरी की बात करती हूँ और आपको बता देती हूँ कहाँ से पीवाईक्यू पूछे जा चुके हैं। आप तो क्या करो, वहीं अपने नोट्स में पीवाईक्यू मेंशन करते चलो बस, यहाँ से पूछा गया है पीवाईक्यू, तो आप थ्योरी पढ़ते समय उस चीज को अच्छे से वो कर पाओगे, प्रायोरिटी देके उसे याद रख पाओगे। ठीक है, ये एंजाइम बस यहाँ प्रेजेंट होगा, बाकी ईटीएस के एंजाइम होंगे, तो दो वर्ड्स को हम यहाँ हाईलाइट कर लेंगे, ईटीएस के एंजाइम्स हैं और किसके एंजाइम है, क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल का कौन सा एंजाइम लग रहा है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, देन अच्छा, अब इसके अलावा ये जो मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इस पर क्या अटैच है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स या F0 F1 पार्टिकल्स, कुछ भी लिख लो, सपोज मैं F0 F1 लिख देती हूँ। ये जो F0 F1 पार्टिकल्स है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडीपी सिंथेसिस, है ना, और बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5 भी कहलाते हैं ईटीएस का। ठीक है, यही है वो मेन जो कॉम्प्लेक्स 5 बनाते हैं ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एटीपी सिंथेसिस के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल, यही होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये जो F0 F1 पार्टिकल्स हैं, ये अटैच हैं कहां पर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। तो इनके बारे में लिख लेंगे कि कहां अटैच्ड है, अटैच्ड ऑन क्रिस्टा, या यू कैन राइट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, IMM इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस पर ये अटैच है। अब ये जो F0 F1 पार्टिकल्स है ना, ये ही हैं, दीज आर द साइट फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, दीज आर द साइट फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बेटा देखो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है समझना, बच्चों को इतना कंफ्यूजिंग लगता है ना मैम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नाम सुन के ही बस डर जाते हैं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पता नहीं क्या है, फोटो फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आपको सिर्फ एक शब्द पता होना चाहिए,
ये जो फॉस्फोराइलेशन है ना, इसका मतलब क्या है, देखो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या, किसी भी चीज में फॉस्फेट जोड़ दो, जैसे मिथाइलेशन, किसी भी चीज में मिथाइल जोड़ दो, एडेनाइलेशन, किसी भी चीज में एडेनाइल जोड़ दो। बात समझ पा रहे हो? तो जो भी फंक्शनल ग्रुप आप जोड़ रहे हो, उसी बेसिस पर हम कह देते हैं कि उसका ये पर्टिकुलर इंसिडेंट उसमें हो रहा है या ये प्रोसेस उसमें हो रही है। सपोज फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट, डन। अब यहां फॉस्फोराइलेशन का मतलब आप ये समझ के चलो, सिंथेसिस ऑफ एटीपी। क्यों? जब एडीपी में या और प्राइमरी लेवल पर जाओ, जब एडेनोसिन में फॉस्फेट जुड़ जाए, तो फॉस्फेट जुड़ गया मतलब क्या, फॉस्फोराइलेशन हो गया। और उस एडेनोसिन में फॉस्फेट के जुड़ने के कारण एनर्जी बन जाएगी, तो उसे मैं कह दूं कि यहां सिंथेसिस ऑफ एटीपी भी हो गया। अब इसी चीज को ऐसे समझ लो कि एटीपी को अगर मैं एनर्जी कह रही हूं, तो एटीपी क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब उसमें ऑलरेडी पहले से कितने फॉस्फेट जुड़े हुए, 2 जुड़े हुए थे, तीसरा जाके जुड़ा। तो अगर एडीपी के अंदर एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर एक और फॉस्फेट जाके जुड़ जाएगा, तो वो बन जाएगा एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एग्री? भाई एडीपी डाइफॉस्फेट ऑलरेडी था, एक और जोड़ दिया मैंने, क्या बन गया, ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आपने फॉस्फेट जोड़ा, दिस इज फॉस्फोराइलेशन। एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू एडेनोसिन डाइफॉस्फेट इज फॉस्फोराइलेशन। और इस फॉस्फेट के जुड़ने से क्या बन गई, एटीपी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मेशन हो गया, एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। इसको भी तो मैं कह सकती हूँ क्या हो गया, फॉस्फोराइलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, कह सकते हैं कि नहीं भाई, दूसरा नाम जैसा ही तो हो गया। फॉस्फोराइलेशन तो वो कंसेप्ट है कि फॉस्फेट का जुड़ना, बट फॉस्फेट के जुड़ने से बन क्या रही है, एनर्जी। तो फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। इतनी बात क्लियर हुई? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज फॉस्फोराइलेशन। तो क्या मैं ब्रैकेट में यहां लिख दूं, फॉस्फोराइलेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। क्लियर बेटा? और जिनको डिटेल में लिखना है और अच्छे से लिख लो, एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू एडीपी, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने सिंपली लिख दिया फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, किससे, फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। हाँ जी। अब दूसरे वर्ड की बात करते हैं, ऑक्सीडेटिव। अगर ऑक्सीडेटिव का ऑक्सीजन ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीजन ऑक्सीडेटिव, कुछ रिलेट कर पा रहे हो? अगर ऑक्सीजन का यूज करके, ऑक्सीडेशन करके उसमें से आप वो अलग केमिस्ट्री वाला, हालांकि होता वो भी है बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो ऑक्सीडेशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ईटीएस में घूम रहे हैं, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन का यूज करके अगर मैं एटीपी की सिंथेसिस कर रही हूँ, ऑक्सीजन का यूज करके अगर मैं फॉस्फोराइलेशन कर रही हूँ, तो वो फॉस्फोराइलेशन सिंपली कहलाएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन का यूज करके रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी बनती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ही तो होगा भाई, फोटोफॉस्फोराइलेशन तो नहीं होगा ना। फोटोफॉस्फोराइलेशन तो किसमें होगा, जाके क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। आ गई बात समझ में बेटा? तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसी शब्द को अगर मैं कह दूं फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो पीछे का तो सेम है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, लेकिन आगे क्या लग गया ऑक्सीडेटिव की जगह, फोटो। फोटो मतलब क्या, लाइट। तो अगर लाइट की प्रेजेंस में एनर्जी बन रही है, तो दैट फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, दैट फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब मुझे जरा बता दो, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां होगा मैम, कहां होगा, क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि लाइट तो वही यूज होती है एनर्जी बनाने के लिए। बिल्कुल सही बेटा। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है कहां, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप इस कंसेप्ट को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब ऑक्सीजन का यूज करके फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन, और फॉस्फोराइलेशन मतलब सिंपली एटीपी का फॉर्मेशन। क्लियर? तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब याद आना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया, फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब याद आना चाहिए क्या, क्लोरोप्लास्ट। डन। आगे बढ़ते हैं। तो इट इज द साइट, ये जो F0 F1 पार्टिकल्स है ना, यही है क्या, दिस इज द साइट फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, F0 F1 पार्टिकल्स। ठीक है? डन। इतनी बात समझ में आई। अब बात कर लेते हैं कि जो F0 F1 पार्टिकल्स हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, उसकी बस छोटी सी बात कर लेते हैं। देखो F0 F1 पार्टिकल का अगर मैं बेटा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं ना, तो वो कुछ इस टाइप का दिखता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है F0 F1 पार्टिकल्स का। ये कहलाता है बेटा बेस, ये कहलाता है स्टॉक, और ये कहलाता है हेड। ये जो बेस है ना, इसी को कह रहे हैं हम F0,
हेड को ही हम कह रहे हैं F1। ये जो बेस है ना, इट इज एम्बेडेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, या यू कैन राइट क्रिस्टा। और दिस इज हेड, दिस हेड इज प्रोट्रूडेड, बाहर की तरफ निकला होगा, किधर, टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म, नहीं मैम, टुवर्ड्स मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, यही कुछ रोटेशंस होते हैं और ये बेस और हेड घूमेंगे स्टॉक, जिसकी वजह से यहीं पर बन जाती है एटीपी। कुछ इस तरीके से बन जाती है बेटा एटीपी, यही बन जाती है एटीपी। ठीक है, एडीपी कैसे बनती है आगे की क्लासेस में जब हम और फोटोसिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब पढ़ेंगे तब बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये लिंक है तो मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया। क्लियर? तो हमने मेम्ब्रेनस पार्ट जो है ना वो कवर कर लिया माइटोकॉन्ड्रिया का। हमने आउटर मेम्ब्रेन की बात कर ली, इनर मेम्ब्रेन की बात कर ली, क्रिस्टा की बात कर ली, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात कर ली, एंजाइम जो यहाँ इंपॉर्टेंटली याद रखना है आपको वो बात कर ली, एसडीएच। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मैट्रिक्स की तरफ। तो अगली हेडिंग डालेंगे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए मैट्रिक्स जो है इसमें हम लिखेंगे कि मैट्रिक्स जो है ये फ्लूइड है, कहां भरा हुआ है, फ्लूइड फिल्ड, कहां, इनसाइड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्या क्या है इसमें, इट कंटेन्स 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स, और दूसरा इसमें क्या है, कंटेन्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, या ब्रैकेट में लिख दे रही हूं मैं, या सर्कुलर, यू कैन राइट सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, ये इसमें प्रेजेंट है। मैं कॉमनली बताऊंगी कैसे 70s टाइप के राइबोसोम और ये सब प्रॉपर्टी डीएनए को कंटेनिंग, या ये सब प्रॉपर्टी इसको कैसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली। अच्छा ये तो आप लिख ही लो कि यहाँ ये इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लो, इंपॉर्टेंट है। बोथ, अब मैं दोनों के लिए कॉमन पॉइंट लिख रही हूँ ना, बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली, आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली। क्या मतलब है बेटा सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली का, बिकॉज दे कैन रेप्लिकेट बाय इटसेल्फ। देखो ऑटोनोमस जो अपना काम खुद कर पाए, लेकिन एक वर्ड लगा दिया क्या है, और सेमी, आधा काम खुद कर सकता है। ये दोनों ऑर्गेनली ऐसे हैं क्योंकि इनके पास अपने राइबोसोम्स है, अपना डीएनए, तो दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन्स बट नॉट 100%। for some proteins they depend on nucleus, है ना, या न्यूक्लियर डीएनए या साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। तो ये अपनी कुछ प्रोटीन्स खुद बना पाते हैं, एंड इवन दे कैन रेप्लिकेट, दे कैन डिवाइड बाय अ सिंपल बाइनरी फिजन। इसीलिए इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली, मतलब सेल डिवाइड करे ना करे उससे ना कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर खुद ही बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड कर सकते हैं, अपने कॉपी नंबर को बढ़ा सकते हैं। ये काम कोई और ऑर्गेनली नहीं कर सकता, इसीलिए इसको हम कह देते हैं ये कैसे ऑर्गेनल है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है। देखो क्या मतलब है इसका, बिकॉज पहला पॉइंट, बिकॉज दे कैन डिवाइड, मैं डिवाइड की स्पेलिंग देखो क्या लिख रही हूं, बिकॉज दे कैन डिवाइड, या यू कैन राइट रेप्लिकेट, दे कैन डिवाइड बाई बाइनरी फिजन, या सिंपल फिजन भी यू कैन राइट, है ना, बाई सिंपल फिजन डिवाइड कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। दूसरा they can synthesize their own, ऐसे लिख लो, they can synthesize their most of proteins, not all, है ना, for some they depend on nucleus, है ना, they can synthesize their most of proteins. Next, they possess their own double stranded DNA, या you can write genetic material,
जेनेटिक मटेरियल, ये दोनों के लिए कॉमन बातें हैं, इस बात को जरूर जरूर ध्यान रखना। मैंने दोनों के लिए लिखा है, बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने केवल माइटोकॉन्ड्रिया के लिए नहीं लिखा, मतलब मैंने ये चीज जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में लिखी, इसका मतलब नहीं माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। मैं बार बार हाईलाइट कर रही हूँ, दोनों के लिए है, दोनों के लिए है, ठीक है। इसी यही मेन चीज है जो एंडोसिम्बाइंट थ्योरी में बताई गई थी, एंडोसिम्बाइंट थ्योरी में बताई गई थी। देखो एंडोसिम्बाइंट थ्योरी ना बस ऐसी ही है कुछ, वो बस ये कह देती है, इसके अलावा इतना हमने नोट कर लिया, वो बस ये कह देती है कि ये ना वो थे, मतलब देवर प्रोकैरियोट्स इनिशियली, और वो प्रोकैरियोट्स थे, और वो प्रोकैरियोट्स ना सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहने आए यूकैरियोटिक सेल के साथ, और वो परमानेंट रह गए, वो परमानेंट रह गए और एज अ ऑर्गेनली डेवलप हो गए। तो बिल्कुल बस यही है कि मतलब एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ना, एंडो मतलब अंदर रह गए सिम्बायोटिक एसोसिएशन में यूकैरियोटिक सेल के साथ। इनिशियली ऐसा माना जाता है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल थे, और ये चीजें काफी हद तक प्रूव भी होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास डीएनए जो होता है ना वो जीसी रिच होता है, ग्वानिन साइटोसिन रिच होता है। इनका जो डीएनए है ना, आप चाहो तो भले लिख लो, वो जीसी रिच होता है, जो कहीं ना कहीं प्रोकैरियोट से मैच करता है। हमारा ह्यूमन नॉट ह्यूमन सॉरी यूकैरियोटिक जीनोम पूरा का पूरा एटी रिच है, जीसी रिच नहीं है। तो ग्वानिन साइटोसिन रिच इनका जीनोम होता है। इनमें 70s टाइप के राइबोसोम मिल रहे हैं, है ना, 70s राइबोसोम मिल रहे हैं जो प्रोकैरियोट जैसे हैं। इनका डीएनए जो है वो बिल्कुल मैट्रिक्स में वैसे ही पड़ा हुआ है, ये डिवाइड भी कर रहे हैं प्रोकैरियोट की तरह। बस यही सारे पॉइंट तो हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स जो है उसमें इसके अंदर फ्लूइड है, ये राइबोसोम्स हैं। ये किसके लिए हो गए? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। किसके लिए हो गए? फॉर प्रोटीन बनाते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, मैट्रिक्स जो है ना यही है। अब अगला पॉइंट लिखते हैं मैट्रिक्स के बारे में। ये बीच में बात हो गई कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनोमस सॉरी कह रहे हैं, मैट्रिक्स में कंटिन्यू करते हैं। अब ये नोट करके मैंने बीच में लिखवा दिया। मैट्रिक्स का ये हो गया पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 में नेक्स्ट स्लाइड पर लिख रही हूँ। हाँ जी, लिखेंगे पॉइंट नंबर 4 मैट्रिक्स का कि इट इज द साइट फॉर, किसके लिए साइट है बेटा? वो क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, या यू कैन राइट टीसीए साइकिल, सीएसी साइकिल भी कह देते हैं हम इसको, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कह देंगे। तो मतलब इसमें इट कंटेन्स ऑल एंजाइम्स फॉर क्रेब्स साइकिल एक्सेप्ट, कौन सा याद आ गया? अभी अभी पढ़ा रही थी 5 मिनट पहले, एक्सेप्ट, अब तो बिल्कुल याद आ ही गया होगा, एसडीएच सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। एक बस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को छोड़ के बाकी सारे एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ये कहाँ प्रेजेंट था? ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है। और बाकी की मैट्रिक्स में प्रोटीन्स ये सब चीजें तो मिल ही रही है ना। अब नेक्स्ट यहीं पर मैं हेडिंग डाल देती हूँ छोटी सी, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का एक फंक्शन तो सबको पता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी बना रहा है। कौन एनर्जी बना रहा है अभी हमने जान लिया, एलिमेंट्री पार्टिकल्स बना रहे हैं। तो फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पहला फंक्शन तो क्या हो जाएगा? एटीपी सिंथेसिस, या एनर्जी प्रोडक्शन भी लिख सकते हो, एक ही बात है। एटीपी सिंथेसिस लिखो, एनर्जी प्रोडक्शन लिखो, एक ही बात है, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन। दूसरा यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है, साइट है किसके लिए? साइट फॉर ईटीएस एंड क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तीसरा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड इवन लिपिड्स। और लिपिड्स के लिए ना ब्रैकेट में एक स्पेशल पॉइंट लिख लो, लिपिड्स का जो ऑक्सीडेशन होता है ना वो बीटा ऑक्सीडेशन होता है, बीटा पोजीशन से ऑक्सीडेशन होगा। अल्फा बीटा केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, पोजीशंस होती हैं कार्बन की, बायोमोलिक्यूल में मैं भी थोड़ा बहुत बताऊंगी। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपका माइटोकॉन्ड्रिया मुझे नहीं लगता कोई भी पॉइंट छूटा है, बस इतना सा ही कंटेंट पढ़ के आप माइटोकॉन्ड्रिया का कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे आप प्लीज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको मजा आएगा, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। देखो अगला ऑर्गेनल ये बेटा प्लास्टिड्स। देखो प्लास्टिड्स जो होते हैं ना वो प्लांट्स में मिलेंगे, एनिमल्स में नहीं मिलने वाले। तो पहला पॉइंट तो यही लिख लेंगे कि किस में प्रेजेंट होंगे?
दे आर प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स, है ना, चाहो तो लिख लो एब्सेंट इन एनिमल्स, बट ऑल प्लांट्स एंड प्लांट्स के अलावा और भी किसी में मिलते हैं, याद आ रहा है कुछ? यूक्लिनोइड्स, इनको कैसे भूल सकते हो, कनेक्टिंग लिंक होते हैं ना प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में, इनमें भी मिलेंगे। दूसरी चीज कि जो प्लास्टिड्स है ना, ये अलग अलग टाइप के होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि उनमें कैसा उनका फंक्शन है उस बेसिस पे, है ना। तो प्लास्टिड्स जो होते हैं ना, ये 3 टाइप के होते हैं, मेनली 3 टाइप्स इसके देखने को मिलते हैं। पहला जो टाइप है वो है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। दूसरा जो है वो है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा है बेटा क्लोरोप्लास्ट। हम तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को तो मैं डिटेल में पढ़ना ही है। देखो ये जो होता है ना पहला वाला, दिस ल्यूकोप्लास्ट, ये वाला जो प्लास्टिड है, पहली बात तो ये कलरलेस प्लास्टिड होता है, ठीक है, ये कलरलेस प्लास्टिड है। जबकि ये वाले जो होते हैं ये कलर्ड प्लास्टिड है। क्रोमो नाम से समझ में आ रहा है ना, क्रोमो मतलब क्रोमा इज कलर्ड, तो कलर्ड प्लास्टिड। एंड ये जो होता है तीसरा वाला क्लोरो, ये तो क्लोरोफिल से सबको ही पता है, ये तो कैसे कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, तो दीज आर ग्रीन प्लास्टिड्स। अब देखो ये क्रोमो वाले कलर्ड होंगे, ऑरेंज कलर के हो सकते हैं, रेड कलर के हो सकते हैं, येलो कलर के हो सकते हैं, बट ग्रीन के नहीं होंगे। तो एक्सेप्ट ग्रीन, क्योंकि ग्रीन वाले को एनसीईआरटी में ना अलग से ही बताया गया है, वो है क्लोरोप्लास्टिड। उसका क्लोरोप्लास्ट, उसको क्यों अलग से कहा है, कुछ किताबें लिखती हैं क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो टाइप ऑफ क्रोमो, जो बिल्कुल बात सही भी है, बट एनसीईआरटी में उसे अलग से बताया गया है। देखो क्लोरो को क्रोमो कह सकते हैं क्योंकि वो भी कलर्ड प्लास्टिड है, लेकिन अलग से इसलिए एनसीईआरटी में बताया है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ना, ये कन्वर्ट हो सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमो बना सकते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये इनसे थोड़े से एडवांस हैं, सुपीरियर हैं, तो उनको अलग से ही पढ़ाई की है। यही मेन साइट है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, कलर्ड पिगमेंट्स इनमें नहीं मिलेंगे। तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि यहाँ पिगमेंट्स जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं, पिगमेंट्स यहाँ एब्सेंट होंगे। और जनरली इन ये है क्यों, मतलब स्टोरेज, इनका काम क्या है, तो ये मेनली होते हैं, दीज आर स्टोरेज प्लास्टिड्स, है ना, ये स्टोरेज प्लास्टिड्स हैं। मतलब ये क्या करते हैं, फूड स्टोर करेंगे, फूड स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब फूड स्टोर में भी कौन सा फूड स्टोर कर रहे हैं उस बेसिस पर इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो मैं पहले सबसे पहले बात करती हूँ ल्यूकोप्लास्ट की, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे अपन ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। देखो ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज प्लास्टिड है, कलर्ड प्लास्टिड है, इसकी हमने बात कर ली। अब ये फर्दर 3 टाइप के हैं। पहले हैं अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट। दूसरे हैं बेटा इलायोप्लास्ट, और तीसरे हैं बच्चे एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। 3 टाइप के प्लास्टिड्स हैं। ये जो अमाइलो है ना, अमाइलोज, अमाइलेज क्या होगा, किसके लिए स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये क्या स्टोर करेंगे, स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट्स। इलायो किसके लिए हो जाएंगे, ऑयल, लिपिड, है ना, तो स्टोर्स लिपिड। और ये दे स्टोर प्रोटीन, एल्यूरो जो होते हैं। अच्छा इनको ना कई बार किताबों में प्रोटियोप्लास्ट भी कहा गया है, तो रीजन वही है, प्रोटीन स्टोर कर रहे हैं इसलिए प्रोटियोप्लास्ट भी कह देते हैं, ठीक है। लोग साइट और याद रख लो। फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ मिलेगा, आलू में खूब सारा स्टार्च होता है, किसको नहीं पता, पोटैटो ट्यूबर। राइस, चावल में भर भर के स्टार्च है, ये कहाँ मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल कैस्टर बीन्स, कैस्टर तेल आता है ना, कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल बोल देते हैं उसको हिंदी में, तो कैस्टर ऑयल है। एल्यूरो प्रोटीन्स कहाँ मिलेंगी, मूंगफली वगैरह में, ग्राउंडनट में, तो ग्राउंडनट एक एग्जांपल है, बट ग्राउंडनट में सब कुछ है, मतलब लाइक इलायोप्लास्ट भी है, उसका भी ऑयल आता है। बेस्ट इज जो एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि मेज की जो एल्यूरोन लेयर है, जिसे हम पढ़ते भी है ना, मेज का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं ना, तो एल्यूरोन लेयर ऑफ मेज, ये हो गया। तो बस इतना ही पढ़ना है बेटा आपको ल्यूकोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट इज कंप्लीट। नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, इतना नोट हो गया। सेकेंड इज क्रोमोप्लास्ट। ये क्या है, कलर्ड प्लास्टिड्स हैं एक्सेप्ट ग्रीन, तो दे कंटेन
they contain colored pigments like carotenoids. अब देखो कैरोटीनॉइड्स भी ना अलग अलग टाइप के हैं, जैसे कैरोटीन, बीटा कैरोटीन याद रख सकते हो ना, गामा कैरोटीन वगैरह भी होती है। तो कैरोटीन में जैसे बीटा कैरोटीन आप याद रख लो, कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल, इस टाइप के पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से इनका अलग अलग कलर होगा। और कलर्ड पिगमेंट्स हैं, इनमें ये पिगमेंट्स होते हैं लाइक दिस, दे कंटेन पिगमेंट्स लाइक दिस। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, responsible for absorption of sunlight, दूसरा provide color to plant parts like fruits, even roots में। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल कैरेट का जो कलर है ना, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज कलर इन कैरेट, ये किसकी वजह से है? ये ऑरेंज कलर इन कैरेट किसकी वजह से? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। दूसरा जो आपने देखा होगा ना, हरी मिर्च और टमाटर दोनों के केस में देखा होगा, ग्रीन चिली जो है वो पहले ग्रीन है, बाद में उसे प्लांट पे छोड़ देना, इवन कैप्सिकम भी, शिमला मिर्च भी, तो वो क्या हो जा रही है? रेड हो जा रही है। तो वो जो मिर्च है उसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है, ग्रीन से रेड हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द दिस कन्वर्जन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। सिमिलरली आप टमाटर में देखो, पहले टमाटर थोड़ा सा पेल जैसा होता है, मतलब व्हाइट जैसा होता है, फिर वो ग्रीन होता है, प्रॉपर ग्रीन होने के बाद वो रेड होने लगता है पकने पे। तो वो कन्वर्जन किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट। तो ऑरेंज कलर इन कैरेट, या यू कैन राइट ग्रीन, एंड ग्रीन से रेड भी जो बन रही है, रेड कलर ऑफ चिलीज एंड टोमेटो, यही लिख दे रही हूं मैं। तो बेसिकली ग्रीन जब है तब तो क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है उसमें, तब तो उसमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है। बाद में जब वो रेड हो गया तो उसी में कन्वर्ट हो गया क्या? क्रोमोप्लास्ट ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से क्रोमोप्लास्ट जो है वो फ्रूट कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो मेन है वो है क्लोरोप्लास्ट। दिस इज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, दिस इज मेन ऑर्गन जिसकी हमें बात करनी है। इसका भी शेप, साइज एंड नंबर आपको माइटोकॉन्ड्रिया की तरह याद रखना है कि इसका शेप जो होता है वो बहुत बहुत वेरी करता है। कहीं ये डिस्कॉइडल मिलता है, कहीं ये लेंस शेप्ड मिल रहा है, कहीं स्पेरिकल मिल रहा है, कहीं ओवल मिल रहा है, और कहीं रिबन शेप्ड भी मिल रहा है। जैसे क्लेमाइडोमोनास जो ग्रीन एल्गी वगैरह होती है उनके अंदर ये रिबन शेप्ड भी मिलता है। तो शेप, लेंस शेप, ओवल, स्पेरिकल, डिस्कॉइडल, इवन रिबन शेप्ड, ये सब एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए मैंने इन सबको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो, आपको ये तो याद रखनी ही है। ठीक है। नेक्स्ट है साइज की अगर बात की जाएगी तो लेंथ एंड विड्थ का एक एवरेज आपको यहाँ पर दिया होगा। 5 to 10 माइक्रोमीटर लेंथ हो सकती है और 2 to 4 माइक्रोमीटर विड्थ हो सकती है। माइक्रोमीटर जिनको अभी तक आइडिया नहीं है वो 10⁻⁻⁶ ऑफ मीटर याद रख सकते हैं। ठीक है। नंबर में इनका नंबर वेरी करता है फ्रॉम सिंगल क्लेमाइडोमोनास, जो एक क्या है? ग्रीन एल्गी है ना। क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी है, और लिख लो ब्रैकेट में कैसी है? यूनिसेल्युलर। उसमें सिंगल होता है, 1 सिंगल, और वेरी कर सकता है कितना? 20 से 40 पर सेल इन मीजोफिल। हायर प्लांट्स में ना ये है लीव्स की सेल, लीव्स में प्रेजेंट है, जहां मेन दिस इज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है बेटा। क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ठीक है, इसकी तरह माइटोकॉन्ड्रिया की तरह आज की क्लास ही हमारी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की है। दूसरा, ये भी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली है, मैं पीछे लिखवा ही चुकी हूं आपको, ये भी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली है। इसके पास भी अपने 70s टाइप के कंटेन्स, चलो पीछे लिख देंगे, 70s टाइप के राइबोसोम और अपना जेनेटिक मटेरियल होगा। देखो ये एनसीईआरटी में यहाँ पर बेटा डायग्राम बनाया हुआ है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इसको भी लास्ट टू लास्ट ईयर ही पूछा गया था डायग्राम को, यहीं से क्वेश्चन था।
लेबलिंग करनी थी बस, मतलब ABCD करके बस मिसिंग था कि आपको इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ग्रैनम और लैमेली की लेबलिंग करनी थी। चेक कर लीजिएगा, ये यहीं से PYQ पूछा गया। तो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, थाइलाकॉइड्स का स्टैक है, ये पूरा स्ट्रोमा लैमेली। अब मैं इसको खुद बना के दिखाती हूँ स्ट्रोमा। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बट पहले अपने हाथ से बना के देखते हैं तो ये आपको इजी लगने लगेगा। देखो, सपोज मैं ओवल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट बना रही हूँ, ठीक है, ये हो गई आउटर में। इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इनफोल्डिंग शो नहीं करेगी, कॉन्टिन्यूस। दिस इज इनर मेम्ब्रेन, यहां लिख देते हैं दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों के मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या कह देंगे? अभी अभी मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में, वही सेम नाम देंगे, क्या? पेरी मेम्ब्रेन स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड था उसको हमने क्या कहा था? मैट्रिक्स। इसके अंदर का जो लिक्विड है उसे मैट्रिक्स नहीं कहते हैं, उसे क्या कह देते हैं? स्ट्रोमा। सिमिलरली यहाँ भी आउटर मेम्ब्रेन के इधर इधर भी लिक्विड होगा और इसकी भी आउटर मेम्ब्रेन हाईली परमेबल होती है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, यानी कि इसका कंपोजिशन भी काफी हद तक सिमिलर होता है साइटोप्लाज्म, सेम ही पॉइंट है। अब स्ट्रोमा के अंदर क्या बना दोगे बेटा? वही सेम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसके अंदर भी प्रेजेंट है। इसके अंदर भी राइबोसोम्स हैं, और कौन से टाइप के राइबोसोम होंगे? वही 80S या 70S? 70S, बिल्कुल ठीक। ठीक है बेटा, मैं बिल्कुल ठीक अपने आप ही बोल देती हूँ क्योंकि मुझे पता है आपके भी माइंड में तुरंत ही क्लिक कर गया है, मैं जानती हूँ आपको, ठीक है। डन, हाँ जी, तो लिख लीजिए, ये है क्या इनका? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, और ये है क्या? 70S टाइप के राइबोसोम्स, ठीक है। और ये है कुछ एंजाइम्स, कुछ यहाँ पर प्रोटीन्स भी हैं। मैम अब आप वो कहाँ बनाओगी? लैमेली वगैरह कहाँ बनाओगी? ठीक है, काम करते हैं, थोड़ा डीएनए को ना छोटा कर देते हैं, डीएनए को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। बात आपकी सही है, क्या हुआ इसको? लैमेली को थोड़ा छोटा, डीएनए को थोड़ा छोटा बना देती हूँ मैं। बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया को याद करते करते भावनाओं में बह के इसको कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया, ठीक है। ये हो गया डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। अब हमारे पास स्पेस हो गया। देखो, ग्रीन कलर से बनाती हूँ, समझना बेटा, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अभी आपको कि ये क्या है। देखो, एक इधर बना दो, ऐसा नहीं है कि जो जगह खाली छोड़ी है वहां नहीं है, वहां भी प्रेजेंट होंगे, लाइक दिस, ऐसे पूरे में होते हैं, लाइक दिस, ठीक। अब इनको इंटरकनेक्ट कर दो। देखो, पहले इंटरकनेक्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। मैंने क्या किया बेटा? ऐसी गोल गोल डिस्क जैसी बनाई है ना, ऐसी एक सिंगल डिस्क को मैं कह रही हूं थाइलेकॉइड, और थाइलेकॉइड का जो पूरा का पूरा स्टैक है ये वाला, दिस कंप्लीट स्टैक इज कॉल्ड ग्रेनम। आपने 4-5 कॉइन्स को इकट्ठा रख दिया, एक कॉइन है थाइलेकॉइड और चारों पांचों इकट्ठे कॉइन है, एक स्टैक जो है, पाइल ऑफ स्टैक्स, दैट इज ग्रेनम। क्लियर हो गया? एक सिक्का थाइलेकॉइड, आपने 5 सिक्के, 4 सिक्के एक साथ, 6 सिक्के एक साथ रख दिए, दैट स्टैक इज कॉल्ड ग्रेनम। सिंगुलर फॉर्म में ग्रेनम, प्लूरल फॉर्म में मैं सारे स्टैक्स को बात करूंगी तो ग्रेना। जैसे ये एक ग्रेनम है, ये ग्रेनम है, ये एक ग्रेनम है, ये एक ग्रेनम है, बट मैं कलेक्टिवली बोलूं तो, प्लूरल फॉर्म में अगर मैं बोलूं तो, ग्रेना, ठीक है, प्लूरल ग्रेना। और सिंगुलर फॉर्म में अगर मैं बोलूंगी तो ग्रेनम, सिंगुलर फॉर्म में ग्रेनम, प्लूरल फॉर्म में क्या बोल देंगे? ग्रेना। क्लियर? अब ये जो थाइलेकॉइड्स का स्टैक है जिसे हम ग्रेनम कह रहे हैं, ये इंटरकनेक्ट रहता है आपस में, ये आपस में इंटरकनेक्ट रहते हैं, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। इनको इसके साथ भी ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, लाइक दिस, ऐसे ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये जो कनेक्ट है ना,
जिस स्ट्रक्चर से ये कनेक्ट है वो स्ट्रक्चर कहलाता है लैमिली। ये जो स्ट्रक्चर है ना इसे कह देते हैं लैमिली। कुछ किताबों में से फ्रैट भी कह देते हैं, FRET फ्रैट। अब क्योंकि लैमिली स्ट्रोमा में है तो इसको स्ट्रोमल लैमिली भी कह सकते हो, इसको स्ट्रोमल लैमिली भी कह सकते हो। ठीक है, क्लियर? बस इतना सही स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। देखो बेसिकली मैंने आपको क्या क्या बना के दिखाया, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को पेरी मेम्ब्रेन स्पेस कह दिया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कह सकते हो। अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसे हमने स्ट्रोमा कह दिया। स्ट्रोमा के अंदर डीएनए और राइबोसोम्स, कुछ प्रोटीन, कुछ एंजाइम्स बना दिए। इसके बाद जो मैंने मेन पार्ट बनाया है वो बनाए हैं ग्रेनम्स। ग्रेनम क्या है? एक स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड है और वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, किसके थ्रू? लैमिली के थ्रू। क्योंकि वो लैमिली स्ट्रोमा में तैर रही है उसे स्ट्रोमल लैमिली भी कह सकते हैं। और इन यही है मेन पार्ट जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, या पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही रिस्पॉन्सिबल है। कैसे उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, एक एक करके उसको पढ़ लेते हैं। डन? देखो इतना नोट हो गया सबका? चलिए ओके, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हम ऑलरेडी बना के देख चुके हैं, लेबलिंग कर चुके हैं इसकी। अब एक एक करके लिखते हैं, जिसमें पहला पार्ट लिखेंगे मेम्ब्रेनस पार्ट। इस मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर पहली है आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी है इनर मेम्ब्रेन, it is highly permeable, ठीक है। दिस इज सेलेक्टिवली परमेबल, दोनों ही कॉन्टिन्यूस होती हैं, बोथ आर कॉन्टिन्यूस, कोई भी इनफोल्डिंग्स नहीं शो करेगी। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इसी से कुछ स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो इस इनर मेम्ब्रेन के ही क्या बन रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं इसमें, बट वो इससे अटैच नहीं है, आगे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। इसके मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स हैं कुछ। जैसे पहला स्ट्रक्चर है ग्रेनम। ग्रेनम, ये जो ग्रेनम है ना, ये क्या है? इट रिप्रेजेंट स्टैक ऑफ पाइल ऑफ स्टैक या पाइल ऑफ थाइलेकॉइड्स, ठीक है। इसी की मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर एम्बेडेड इनसाइड इट, ठीक है। यानी कि मैं कह सकती हूं कि दिस इज द साइट फॉर लाइट रिएक्शन। पता है ना, फोटोसिंथेसिस में दो स्टेप होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैसा दिखता है ग्रेनम? ये एक कॉइन है थाइलेकॉइड, और जब मैंने बहुत सारे थाइलेकॉइड को एक के दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख दिया तो दिस दूसरा पार्ट है मेम्ब्रेनस पार्ट में ही लैमिला या लैमिली। ये क्या है? इट कनेक्ट्स, इसको हम स्ट्रोमल लैमिली भी कह देते हैं। प्रेजेंट इन स्ट्रोमा and connects to adjacent granums, ठीक है। चाहो तो उसको स्ट्रोमल लैमिली भी लिख सकते हैं। देखो स्ट्रोमल लैमिली एक्चुअली में थाइलेकॉइड भी एक लैमिली ही है, बट उसको अलग नाम दे दिया, थाइलेकॉइड कह दिया, ठीक है।
ये हो गया, एडजेसेंट ग्रेनम्स को कनेक्ट कर रहा है। यहां भी इट ऑल्सो कंटेन enzymes for light reaction but only for साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बेटा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, इसकी हम फोटोसिंथेसिस जब बात करेंगे ना तब बताऊंगी। फोटोफॉस्फोराइलेशन देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में आपको फॉस्फोराइलेशन तो समझा दिया और फोटोफॉस्फोराइलेशन की भी बात कर ली। फॉस्फोराइलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक नॉन साइक्लिक में उम्मीद कर रही हूँ आपको थोड़ा सा 10th क्लास से आइडिया होगा, ठीक है। तो यहाँ भी लाइट रिएक्शन में ये जो मैंने लिखा ना साइड फॉर लाइट रिएक्शन, इसमें साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों होता है बेटा। साइक्लिक भी हो सकता है यहाँ पर और नॉन साइक्लिक भी हो सकता है, ठीक है। साइक्लिक नॉन साइक्लिक जेड स्कीम पढ़ा है ना, तो पूरी की पूरी लाइट रिएक्शन यहाँ हो सकती है, जबकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ कौन सा हो रहा है, साइक्लिक। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लाइट रिएक्शन ना दो स्टेप में, दो टाइप से हो रही है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। ये जो साइक्लिक वाला है ना, ये केवल और केवल कहाँ हो रहा है, स्ट्रोमल लैमेली में, नहीं मतलब ये स्ट्रोमल लैमेली में हो सकता है। नॉन साइक्लिक वाला जो है ना, अच्छा साइक्लिक वाला स्ट्रोमल लैमेली में भी हो सकता है और ग्रेनम के अंदर भी हो सकता है, ग्रेनम के अंदर भी हो सकता है, या यू कैन राइट थैलेकोइड्स में भी हो सकता है, उन सबकी मेम्ब्रेन में हो सकता है। जबकि नॉन साइक्लिक कहाँ होता है, ओनली इन ग्रेनम, ओनली इन ग्रेनम, ठीक है। ये सिर्फ ग्रेनम, इसलिए मैंने ये मेंशन कर दिया, कोई कंफ्यूजन ना हो, लाइट रिएक्शन की बात हो गई। अब जो मेम्ब्रेनस पार्ट है ना क्लोरोप्लास्ट का, हमने उसकी बात कर ली, हमने आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन की मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स की भी बात कर ली। नेक्स्ट है नॉन मेम्ब्रेनस पार्ट यानी कि स्ट्रोमा। सेकंड पार्ट इज स्ट्रोमा, ठीक है। दिस इज द फ्लूइड फिल्ड इनसाइड, ये कैसा पार्ट है, नॉन मेम्ब्रेनस पार्ट, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड इनसाइड इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। दूसरी चीज, दिस इज द साइट फॉर डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के लिए ये साइट है, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑब्वियसली ये तो सबको पता है ना, क्लोरोप्लास्ट का काम फोटोसिंथेसिस है, और हमें पता है फोटोसिंथेसिस दो स्टेप में होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है, मेम्ब्रेनस पार्ट में, कहाँ, ग्रेनम के अंदर, थैलेकोइड्स के अंदर, उनकी मेम्ब्रेन में, या लेमिली के अंदर, स्ट्रोमल लेमिली के अंदर। उसमें भी मैंने बता दिया साइक्लिक और नॉन साइक्लिक कहाँ कहाँ हो सकता है। नॉन साइक्लिक सिर्फ और सिर्फ ग्रेनम में होगा, जबकि साइक्लिक जो होता है वो दोनों में हो सकता है, ठीक है। ग्रेनम में तो होगा ही होगा और स्ट्रोमल लेमिली में भी हो सकता है। डार्क रिएक्शन जो होगी वो कहाँ हो रही है, स्ट्रोमा में हो रही है, यानी कि इसके पास प्रेजेंट है, इट कंटेन्स एंजाइम, जो कौन सा है, रूबिस्को। इसको कैसे भूल सकते हैं, रूबिस्को एंजाइम, ये बड़ा स्पेशल एंजाइम है, इसकी बात करेंगे जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगी। बड़ा मजेदार एंजाइम है ये बेटा, रूबिस्को एंजाइम, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ, ठीक है। रूबिस्को एंजाइम इसके पास प्रेजेंट है, राइबोलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, या पूरा बोलो तो राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज एंजाइम, ये इसके पास प्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस होती है। तो दिस इज सिंपली स्ट्रोमा, एंड ये लिख सकते हो कि इसमें क्या प्रेजेंट है, इट ऑल्सो कंटेन्स, जो कि मैंने डायग्राम में बना दिया, नहीं भी लिखोगे चलेगा, 70S राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, इसकी वजह से ये सेमी ऑटोनोमस भी है, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी है ना, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, बिल्कुल जो कि प्रोकैरियोट्स को बनाता है, और इसी की वजह से ये एंडोसोम बैंड थ्योरी को फॉलो करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन कुछ भी नहीं है, बस एक लाइन में अपन लिख लेंगे। पहला फंक्शन हो गया फोटोसिंथेसिस। अब लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन दोनों अलग अलग पार्ट में कहाँ होते हैं वो हम बात कर चुके।
कैसे होते हैं वो तो फोटोसिंथेसिस में पढ़ोगे। दूसरा स्टार्च का स्टोरेज, स्टार्च का स्टोरेज, खाना केवल बनाते ही नहीं है, उसको स्टोर भी करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड्स। तो हमने प्लास्टिड्स के बारे में बेटा क्या क्या समझा? हमने प्लास्टिड्स का जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, टाइप्स देखे प्लास्टिड्स के टाइप देखे, फिर ल्यूको के फर्दर सब टाइप देखे, क्लोरोप्लास्ट को समझा, क्लोरोप्लास्ट के बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट को समझा, और इसके बाद इनके मैट्रिक्स में सब कुछ बना के देखा, और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट को हमने डिटेल में समझा। ठीक है, लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है, डार्क रिएक्शन कहाँ हो रही है, और फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी समझे। इसके साथ ही आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कंप्लीट हुए। आज की क्लास यही कंप्लीट होती है, लेकिन जाते जाते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाओ, ताकि अगली वीडियो आते ही आपके पास सबसे पहला नोटिफिकेशन आ जाए और आपका लेक्चर मिस ना हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।